सोने की शुरुआती तेजी बरकरार। एमसीएक्स पर 200 रुपए से ज्यादा की मजबूती के साथ 52,500 रुपए के ऊपर भाव। कॉमेक्स पर सोना $1765 के करीब। चीन से मांग बढ़ने की उम्मीद में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। ब्रेंट $96 के ऊपर। रूस से ऑयल खरीदने पर यूएस को कोई आपत्ति नहीं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन का बयान। चांदी में बड़ी खरीदारी। एमसीएक्स पर 62,000 रुपए के करीब पहुंचा भाव। कॉमेक्स पर चांदी $21.65 के करीब। पिछले हफ्ते की जोरदार तेजी के बाद आज भी ज्यादातर बेस मेटल्स में मजबूती का रुख। जिंक 2% से ज्यादा की तेजी के साथ $275 के ऊपर। कॉपर $705 के करीब तो लेड $183 के पार। काफी अपसाइड का था, उसकी वजह से हमने एमसीएक्स के प्राइसेस पर उतना ज्यादा फॉल या डाउनसाइड आता हुआ नहीं देखा है। बट मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन में ये करेक्शन आता हुआ दिखेगा गोल्ड में। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी अगर 600 के करीब का लेवल आता है, 600 625, तो वहां पर बिकवाली करने का काफी अच्छा मौका लेना चाहिए। 52,750 के करीब का एक इंट्राडे स्टॉप लॉस रखना होगा। निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि 52,300 से 52,200 तक के लेवल्स गोल्ड में एक बार आते हुए दिख सकते हैं। चांदी को लेकर आपका व्यू क्या लग रहा है जिगर? यहां से चांदी में किस तरह की चाल आप देख रहे हैं? इस सिल्वर में भी मुझे लगता है कि इंट्राडे में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो सिल्वर में भी एक बार सेल करने का मौका लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सिल्वर में अगर 62,000 का लेवल आता है तो वहां पर काफी अच्छा सेलिंग का इंट्राडे अपॉर्चुनिटी रहेगा। 60 to 400 के अबोव का स्टॉप लॉस रखना होगा। निचले स्तरों पे मुझे लगता है कि 61,200 से 61,400 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। ओके भूपेश जी, आपका व्यू चांदी पर? जी, चांदी का ट्रेंड अभी लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। चांदी की बात करें तो 61,800 वाली चांदी कभी भी हमें 61,000 या 60,900 के आसपास मिलती है, तब हमें चांदी में खरीदारी करके व्यापार करना चाहिए। ऊपर में अभी भी मुझे चांदी में आगे आने वाले दिनों तक तेजी समझ में आती है, जिसमें कि 63,100 से 63,700 के भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। चांदी अच्छी तेजी है। अब इंडस्ट्रियल डिमांड भी, जिस तरह के चाइना को लेकर खबरें आ रही है कि वहां पर नए तरीके से कोशिश हो रही है प्रॉपर्टी सेक्टर को रिवाइव करने की, साथ ही कोविड नियमों में भी अब ढील देनी शुरू हो गई है, तो ऐसे में लग रहा है कि चांदी को उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बाकी बेस मेटल्स भी चल रहे हैं और 50% तो चांदी मेटल भी है। बिल्कुल। मैं ट्रैक कर रहा हूँ चीन में जो भी डेवलपमेंट्स है, उनका एक 16 पॉइंट प्लान एक निकला है, जिसके वजह से उनका प्रॉपर्टी सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को एक बढ़ावा देने के लिए वो प्लान बना हुआ है, जिसका असर हमें कमोडिटीज़ देखने को मिलेगा। और उसके वजह और कोविड का जो ज़ीरो कोविड टॉलरेंस पॉलिसी है, उसमें भी ज़रा सा एक राहत मैं देखता हूँ चीन में होने का संभावना है। तो ये सब हम नज़र में रखेंगे तो चीन का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज़रा आगे बढ़ना चाहिए। आगे 3 4 6 महीने में इट शुड पिकअप मोमेंटम, क्योंकि 2022 का जो उनका लक्ष्य था जीडीपी ग्रोथ जो 5.5% था, वो अभी 3% से नीचे होने वाला है। तो वो काफ़ी सरकार वहाँ चिंतित है और दे आर टेकिंग ऑल स्टेप्स पॉसिबल टू रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, हमारे साथ एक दर्शक हैं, कविता वर्मा हैं गंगानगर से। चांदी पर ही इनका सवाल था। जिगर ये जानना चाह रहा है कि चांदी में 70,000 का लेवल कब तक दिख सकता है? कोई टाइमलाइन है, कोई टाइम फ्रेम हम देना चाहेंगे इनको, कविता जी को? जी देखिए, चांदी में ट्रेंड के बारे में अगर बात करूं तो ट्रेंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 72,000 तक आ सकते हैं। बट मुझे लगता है कि वो लेवल पे आने के पहले एक करेक्शन अच्छा खासा आ सकता है और हम 60,000 के बिलो के भी लेवल से एक बार जाता हुआ देखेंगे। बिकॉज रिसेंट जो डेटा आया है वो भले पॉजिटिव आया है इन्फ्लेशन का डेटा, बट अभी भी जो इंटरेस्ट रेट्स का जो ट्रेजेक्टरी है वो अभी भी अपसाइड का है। तो थोड़ा करेक्शन एक बार जो डेटा आने के बाद जो रह गई है उसका एक रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड तेजी का है, 72,000 आ सकता है। बट जो टाइम फ्रेम है वो मैं रिकमेंड करूंगा, वो कम से कम 8 महीने से 12 महीने का व्यू रहेगा। बहुत जल्दी ये लेवल्स नहीं आएंगे, टाइम लगेगा, पेशेंस रखना होगा। बट यस, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तेजी है और साल भर का टाइम या उससे थोड़ा ज्यादा लेके चल सकते हैं 70,000 का। दर्शक महेश हैं हैदराबाद से। गोल्ड में क्या करना चाहिए इनको, भूपेश जी? गोल्ड में जहां भी कोई डिप मिलती है वहां गोल्ड में लेवल ही करके काम करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव बरकरार है।
आपसे कहेंगे कि 52,500 वाला गोल्ड जहां भी 52,100 या 52,200 के आसपास भी आता है तो वहां लेना चाहिए। 51,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन रखना चाहिए। इसमें ऊपर में 52,800 से लेके 53,100 तक के टारगेट आने वाले दिनों में आसानी से देखे जा सकते चलिए, अब खाने के तेल के मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ वीबी मेहता साहब हैं, सी के ईडी हैं। सर, आपने जो डेटा भेजे हैं जो सी की तरफ से जारी किए गए हैं, उसमें वेज ऑयल इंपोर्ट 2021-22 में यानी नवंबर से अक्टूबर के दौरान करीब करीब 6.5% बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इंपोर्ट बिल को लेकर है। जो आंकड़े अब तक मैं समझ पा रहा हूं कि 2 साल में 2 गुना से भी ज्यादा हो गया इंपोर्ट बिल। क्या इसी रफ्तार में इंपोर्ट बिल अब आगे भी बढ़ने वाले हैं और कितनी बड़ी चिंता है ये? नहीं, बड़ी चिंता का विषय है। आज देखिए 2019-20 में 71,000 करोड़ का हमारा बिल था। तो 21-22 जो नवंबर 21 से अक्टूबर 22 का बिल हो गया 1.57 करोड़। ओके, डबल हो गया। डबल हो गया जी। आपको लास्ट ईयर प्राइस इतनी ऊपर चली थी तो उसके वजह से बिल काफी बड़ा है। मगर फिर भी 115-120 करोड़ का तो बिल ये साल भी आएगा ही। ओके, अगर जैसे रेट चल रहा है तो काफी चिंता का विषय है। और आप देखें तो क्रूड पेट्रोलियम, बाद में गोल्ड और थर्ड जो एडिबल ऑयल का आ रहा है। ओके सर, अब मेरा और अगला हमारी जो जी आज हमारी डिपेंडेंसी 60% इंपोर्ट पे है। तो वी आर टेकन फॉर द राइड। अगर जैसे इंडोनेशिया ने बैन कर दिया, प्राइस एकदम ऊपर चली गई थी। तो ऐसी चीज होता है, जब तक हम अपना खुद का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे और डिपेंडेंस कम नहीं करेंगे तब तक ये सिचुएशन रहेगी। गवर्नमेंट भी ये बात में काफी गंभीर है और चाहती है कि जल्दी से जल्दी हमारा उत्पादन और उत्पादकता बढ़े ताकि हमारी डिपेंडेंस कम हो। ओके, ओके, 15-20% की डिपेंडेंस है, इट्स ओके। ये तो मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी है। फूड आइटम में 60% डिपेंडेंस होना कोई खतरे का निशान है। ओके सर, मेहता जी, अब मेरा अगला सवाल होगा रिफाइंड जो आरबीडी पामोलिन का जो इंपोर्ट तेजी से बढ़ा है, इसको लेकर इसके आंकड़े भी मैं देख रहा हूँ, ये काफ़ी तेजी से बढ़ा है और ये करीब करीब 7 लाख टन से बढ़कर 21-22 में 18 लाख टन के भी ऊपर चला गया है। क्या ये घरेलू इंडस्ट्री के लिए चिंता तो नहीं, किसानों के लिए तो चिंता है ही कि हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट भी लगातार बढ़ रहा है, किसान यहाँ पर उत्पादन हो नहीं रहा है, कोशिश लगातार हो रही है बढ़ाने की, आत्मनिर्भर होने की, लेकिन अब ऊपर से अब जो घरेलू छोटी इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पर नुकसान होगा। नहीं, देखिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल आए ताकि हमारी यहाँ की रिफाइनरी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, जो आज 40 से 50 ज्यादा नहीं है, वैल्यू एडिशन कंट्री में हो, एम्प्लॉयमेंट कंट्री में हो। तो हम भी चाहते हैं कि रिफाइंड ऑयल पे ज्यादा से ड्यूटी हो ताकि वो डिस्करेज हो और क्रूड ऑयल ज्यादा है। देखिए हमको एडिबल ऑयल की जरूरत है, मगर अगर क्रूड फॉर्म में आएगा तो कंट्री को बेनिफिट ज्यादा होगा, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को हम बार बार लिखते भी है कि आप क्रूड एंड रिफाइंड में ड्यूटी डिफरेंस 12 से 15% का रखिए, जो अभी 8.5% का ही है। ओके, ओके सर, तो ज्यादा सर सी का भी एक और आपने ये रिलीज भेजा था, आप लोग यूपी के फार्मर के साथ शायद कुछ मस्टर्ड को लेकर आपकी बातचीत चल रही थी। वो रिलीज भी पहली बार मैंने सी का हिंदी में देखा था और मस्टर्ड किसानों के लिए हम ज़्यादातर कनेक्ट अगर करना है आपको किसानों से तो या तो रीजनल भाषा या हिंदी का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। उस तरह का काम अब पिछले कुछ दिनों से सी की तरफ से दिख रहा है। हमारे साथ चंद्रशेखर सर है। सर, आत्मनिर्भर बनने की लगातार मैं थोड़ा उसमें बताना चाहता हूँ, कहना है 1 मिनट। या बोलिए सर। देखिए 3 साल से हम मस्टर्ड का प्रोग्राम लेके चले हैं। हमारा एम है कि 2025-26 तक 200 लाख का उत्पादन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उत्पादकता बढ़े। हमारी उत्पादकता मस्टर्ड की 1200 किलो ये पर हेक्टर 1200 से 1800 किलो तक लेके जाना है और हो सकता है। हमने जो ये साल हमने 1500 मॉडल पंप किया है, राइट फ्रॉम राजस्थान, एमपी, पंजाब और अभी जो अयोध्या में लास्ट वीक में किया 200 मॉडल पंप किया। ये दिखाने के लिए किसान को कि देखो आप गुड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, अच्छे सीड लेंगे
तो आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। ओके। और ये मॉडल फार्म जहाँ जहाँ बनाएंगे तो आसपास के सारे किसान को हम बुलाएंगे, दिखाएंगे कि देखो आप भी मस्टर्ड बोते हैं, ये भी करते हैं, कितना फर्क है। तो अगर मस्टर्ड को दिखाएंगे, समझाएंगे, तो वो भी नई प्रैक्टिस एडॉप्ट कर लेंगे। ओके। तो वो एक प्रयत्न हमारा कर रहा है और उसका रिजल्ट हमने देखा कि मॉडल फार्म में कम से कम 40 से 45% उत्पादकता बढ़ी है। ओके सर, वही मिशन लेके हम आगे चल रहे हैं। सर मेहता जी हम आपके पास आएंगे, चंद्रशेखर सर का भी एक टेक ले लेते हैं फिर आपसे वापस फिर से। सर सोया तेल इंपोर्ट, चंद्रशेखर सर सोया तेल इंपोर्ट, क्योंकि सनफ्लावर का इंपोर्ट कम हो गया था तो ये भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में क्या लग रहा है, जिस तरह से इंपोर्ट बिल बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, रिफाइंड तेलों का भी इंपोर्ट बढ़ रहा है, ऐसे में कैसे हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे? दूसरी तरफ जीएम को लेकर, जीएम सीड्स को लेकर भी चर्चा चल रही है, हालांकि काफ़ी विरोध भी हो रहा है। ऐसे में क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हम एडिबल ऑयल का इंपोर्ट, बहुत सारे रिफाइंड तेल का जो इंपोर्ट करते हैं वो जीएम ड्रिवन भी है वहाँ से, लेकिन घरेलू उत्पादन में हम क्यों संकोच कर रहे हैं? क्या इसके नुकसान और फायदे हो सकते हैं? इसके बारे में मैंने एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन सरकार को दिया है। पॉलिसी मेकर्स आर एक्चुअली लुकिंग एट इट वेरी क्लोजली, और इसका एक प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर को भी नीति आयोग ने दिया 7 अगस्त को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इसमें कहीं कदम हमें उठाना है। एक तो जैसे मेरा दोस्त भरत मेहता ने बताया कि उत्पादकता बढ़ाना है ज़रूर, तो उसके लिए हमें वी नीड मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, दिस इज नंबर 1। मगर इसके अलावा भी हमें जो इम्पोर्ट है उसका ऊपर कुछ तो अंकुश लगाना है। हम कैसे अंकुश लगाएंगे? जो ड्यूटी को हम बढ़ाएंगे या घटा के, उसका जो अनुभव है हमारा पिछले 20-25 साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं होता है। मेरा सिफारिश है, इंपोर्ट हैज टू बी रेगुलेटेड एंड मॉडरेटेड। ये तो एक सबसे उसको एक नियंत्रण में लाना है। दिस इज नंबर 1। दूसरा है कि रिफाइंड ऑयल का इंपोर्ट के वजह से उपभोक्ता को फायदा होता है। इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी लगा दिया है, देयरफॉर इंडस्ट्री वालों को क्रूड ऑयल चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जब रिफाइंड ऑयल आता है हमारे देश में, विदाउट एनी डिले वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, विच इज़ अ बिग रिलीफ, क्योंकि हमारे देश में एडिबल ऑयल का शॉर्टेज है। तीसरा एक पॉइंट मैंने लिखा है कि हम क्यों एडिबल ऑयल हम क्यों एक इंटरमीडिएट गुड्स विच इज क्रूड ऑयल, उसे क्यों हमें इंपोर्ट करना है, रिफाइंड ऑयल या क्रूड एडिबल ऑयल? वी शुड एक्चुअली बी इंपोर्टिंग ऑयल सीड्स विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर दिस कंट्री। जब हम ऑयल सीड्स इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो मिलिंग कैपेसिटी इतना पड़ा है, वेस्टफुल कैपेसिटी, वो सब आइडल कैपेसिटी विल ऑल गेट यूटिलाइज्ड। तो इसमें एक कदम से एक काम नहीं चलेगा। वी नीड टू टेक मल्टीपल स्टेप्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर आत्मनिर्भर इन एडिबल ऑयल। इतना आसान काम नहीं है। आगे 10 साल तक भी मैं नहीं देखता हूं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, मगर उसका जो प्रयास है, कोशिश है, अभी से ही शुरू होना चाहिए। उसका एक टाइमलाइन मैंने सरकार को दिया है। ओके मेहता जी, ये तो चंद्रशेखर सर के टेक के बाद अब आपका व्यू जानना चाहेंगे जीएम सीड्स को लेकर, जिस तरह से पहल चल रही है लगातार, हालांकि दोनों तरह के व्यूज आ रहे हैं, आपका व्यू क्या है? आपसे बात नहीं हो पाई थी इस पर। एज अ इंडस्ट्री वी वांट अ मोर रॉ मटेरियल, वेदर द जीएम रूट और नॉन जीएम रूट, कैसे भी करके उत्पादकता बढ़े ताकि रॉ मटेरियल मिले, वो पहला है। जहां तक जीएम का सवाल है, वी आर सपोर्टिंग जीएम, क्योंकि आपकी उत्पादकता 20 से 25% बढ़ सकती है और उसका कोई नुकसान का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। अगर आपको किसी को डर लगता है, एक अलग चीज है, आप साइंटिफिक डॉक्यूमेंट के साथ में आइए कि भाई निगेटिव है। आज हम क्या कॉटन सीड ऑयल नहीं खा रहे हैं? हमारा जीएम ही है कॉटन सीड। हम क्या सोयाबीन आते हैं, क्या जीएम नहीं है? कुछ नुकसान हुआ है क्या? खाली एक डर के वजह से आप अपोज करें, वो ठीक नहीं है। या तो आप कम आउट विद ओपनली विद द साइंटिफिक एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट कि भाई ये जीएम नुकसान करेगा, ये करेगा, वो, तो लोगों को कन्विंस कीजिए। इसके लिए हम तो चाहते हैं कि जीएम की जल्दी से जल्दी इंट्रोडक्शन हो। ये जो ऑब्जेक्शन आता है, जिसको जो डर भी है, उनको एक संतोष करके एक बिठा के समझाइए, या तो वो दूसरे को समझाए कि भाई नुकसान करता है। अगर नुकसान नहीं करता है तो खाली अपोज करना का कोई फायदा नहीं है। अपोज करने से क्या होता है कि ये पूरी जो भी ट्रैक डिरेल हो रहा है। और जहां तक हमारी
आत्मनिर्भरता का सवाल है, 60% डिपेंडेंस, हाउ टू रिड्यूस। जैसे अभी शेखर साहब ने भी बताया कि भी कैसा भी करके आपको आत्मनिर्भर जाना है, 10 साल भी और लगेगा, मगर उसके लिए जो प्रयास करना है उसमें जीएमबी टेक्नोलॉजी का यूज करके उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। हाँ जी 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 सर, चंद्रशेखर सर आपका भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हाइब्रिड जो DM11 है उसको 6 फील्ड पे ट्रायल भी चल रहे हैं और मामला SC तक पहुंच गया है। Correct. तो ऐसे में आपका व्यू क्या है इस पर? करेक्ट, इस टेक्नोलॉजी के बारे में और इस सेक्टर का साथ मैं कम से कम 25 साल से जुड़ा हूँ। एनीवे आई वोंट गो इनटू हिस्ट्री, मगर पॉइंट ये है कि हमें टेक्नोलॉजी सीड्स चाहिए और ख़ास करके तिलहन में तो ज़रूर चाहिए, मगर सिर्फ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा, वो मेरा राय है। वी नीड मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, वी नीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी नीड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, वी नीड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। ये सब वी मस्ट इन्वेस्ट एग्रीकल्चर विद टेक्नोलॉजी, खास करके तिलहन का क्षेत्र में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को हमें लाना है, जिसका सरकार का ये जिम्मेदारी है। एक माहौल ऐसे तैयार करना चाहिए, एक पॉलिसी ऐसे बनाना चाहिए विच विल एनकरेज इन्फ्यूजन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, तभी हमारा जो उत्पादन बढ़ने का जो प्रयास है वो तेज पकड़ेगा। ओके, चलिए, तो यानी कुल मिलाकर कोशिश यही होनी चाहिए कि उत्पादकता बढ़े, यील्ड बढ़े, जिससे फायदा देश को हो, और इंपोर्ट भी जिस तेजी से बढ़े हैं, 2 साल में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है, इस रफ्तार पर कम से कम तो फिलहाल ब्रेक लगनी चाहिए। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। चलिए वापस से लौटते हैं, क्योंकि कॉलर शो है तो कई सारे दर्शक हमारे इंतजार कर रहे हैं, और एग्री मार्केट पर ही कुछ सवाल ले लेते हैं फटाफट से। अनिल कुमार हैं राजस्थान से, उनका सवाल कॉटन और सरसों पर है। क्या इन दोनों में आगे तेजी की उम्मीद है? क्या लग रहा है भूपेश जी, कॉटन और सरसों में आपको तेजी लग रही है क्या यहां से? जी, सबसे पहले कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन के बाजारों में इंटरनेशनल बाजारों का देखें तो इंटरनेशनल बाजारों को देखते हुए और भारत के बाजारों के कोरिलेशन को देखते हुए मुझे अभी भी कॉटन में तेजी जारी होते हुए समझ आती है। ये जो 32,750 के भाव अभी चल रहे हैं, उम्मीद है कि भाव 31,900 और 31,700 के नीचे नहीं जाने चाहिए, और ऊपर में भाव आने वाले दिनों में 33,500 से लेकर 35,500 तक के आसानी से देखे जा सकते हैं। दूसरी बात रही सरसों की, तो सरसों के बाजारों में अभी कोई नई फसल की आवक है नहीं, और जब तक नई फसल नहीं आती तब तक मार्केट मुझे नीचे जाते हुए तो समझ नहीं आता। एक भाव स्टेबल रहने चाहिए। और जहां तक इंटरनेशनल मार्केट के कोरिलेशन में देखेंगे तो इंटरनेशनल सोया तेल के बाजारों में एक पिछले दिनों में अच्छी तेजी देखी गई है, जिसका असर आसानी से अभी सरसों के भाव पर भी तेजी की तरफ देखा जा सकता है। सर, कॉटन और सरसों को लेकर आपका एक छोटा सा व्यू आपका भी चंद्रशेखर से जानना चाह रहे हैं। ऑयल सीड्स यानी सरसों के लिए मेरा राय ये है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3-4 महीने खास करके पाम ऑयल के लिए ऑफ सीजन है, जब उत्पादन कम होता है, और अप्रैल का बाद ही पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ता है मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में। तो एक फैक्टर को हमें नज़र में रखना चाहिए। दूसरा है बुवाई। साउथ अमेरिका में अभी नवंबर दिसंबर में बुवाई होती है सोयाबीन का, तो उसका भी मार्केट जो अराइवल होगा वो फरवरी मार्च में ही होगा। तो आगे शॉर्ट पीरियड 3 महीने के लिए मैं कोई बड़ा राहत ऑयल सीड प्राइसेस में नहीं देख रहा हूं, मगर मार्च का बाद अप्रैल से लेकर के ज़रूर मार्केट में गिरावट का संभावना ज़्यादा है, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, चलिए, एक एडिबल ऑयल से जुड़ा हुआ सवाल था सोयाबीन को लेकर। स्वप्निल है अहमदनगर से कि अगले हफ्ते में सोयाबीन कहां तक जा सकता है? भूपेश जी, क्या लग रहा है सोयाबीन को लेकर आपका आउटलुक? जैसे मैंने इंटरनेशनल मार्केट के कोरिलेशन में बाजार बताया सरसों का, उसी तरीके से सोयाबीन के बाजार में उतनी तेजी नहीं देखी गई है इंटरनेशनल बाजारों में जितनी की तेलों में या क्रूड पाम के बाजार में देखी गई है। तो अभी भी वहां पर मंदी नहीं है बाजारों में, या मान लीजिए वहां के बाजारों के ट्रेंड देखे जाएं तो अभी भी वहां पर तेजी बरकरार है। उसी हिसाब से यहाँ के बाजारों में भी उसके कोरिलेशन में मुझे मंदी समझ नहीं आती। चलिए, कुछ अब नॉन एग्री मार्केट की भी सवाल ले लेते हैं। इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड 175 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। जिगर, क्या सलाह देंगे लेड में? लेड में मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एक पोजीशन ओपन करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम
आ सकता है। हालांकि मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि 175 तक का लेवल आएगा, बट मुझे लगता है कि 179 180 का लेवल से एक बार आ सकता है। तो 185 के ऊपर का स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। 80 या 80 के बिलो आता है तो वहां पर एक बार एग्जिट करने का मौका लेना चाहिए। कृष्ण, दिल्ली से कॉपर में क्या करना चाहिए? भूपेश जी क्या सलाह देंगे कॉपर में? कॉपर का बाजार 693 रुपए से लेके 694 के बीच में खरीद करके काम करना चाहिए। 689 का स्टॉप लॉस रहेगा। 701 से लेके 709 तक के टारगेट रहेंगे। अगर अब आखिरी सवाल है, गूगले महाराष्ट्र का क्रूड इन्होंने 2 लॉट खरीदा है 7141 पे, और गोल्ड 2 लॉट खरीदा है 52,591 पे। क्या करना चाहिए? दोनों लॉन्ग पोजीशन है इनकी। जिगर, सवाल दोबारा रिपीट करेंगे? क्रूड 7141 और गोल्ड 52,591 पे, दोनों लॉन्ग है। क्रूड में तो मुझे लगता है कि क्रूड में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख सकता है। क्रूड में एक बार 7100 करीब का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर उसके बिलो प्राइसेस जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि और 100-150 रुपए का करेक्शन बढ़ सकता है। तो 7100 का स्टिक स्टॉप लॉसेस रखे। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जैसे मैंने कहा, मुझे इंट्राडे में वीकनेस लग रही है। इंट्राडे में 300 या 200 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिन का व्यू जो है वो गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा बायस नेगेटिव रहेगा। तो गोल्ड में मुझे लगता है कि शाम को थोड़ा सा भी अगर ऊपर मिलता है 550-600 तक, तो एक बार एग्जिट करने का मौका लेना चाहिए। छोटा सा जवाब भूपेश जी आपका। नेचुरल गैस पे जबरदस्त तेजी है, क्या लग रहा है, क्या करे, क्या सलाह दे रहे हैं दर्शकों को? नेचुरल गैस में सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। स्ट्रक्चर काफी खराब है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 481 से 461 के टारगेट देखे जा सकते हैं। शुक्रिया भूपेश जी आपका, जिगर आपका, चंद्रशेखर सर आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक तमाम तरह की राय दी। तो कम्युनिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।